बचपन या मेरा प्यारा बचपन एक बहुत ही सुंदर कविता है जिसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। झांसी की रानी जैसी जन मन स्वतंत्रता की आग प्रदीप्त कर देने वाली लोकप्रिय रचना की लेखिका कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा जी की तरह ही इन्होंने भी 5 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखकर अपने कवित्री रूप में प्रकट होने की पूर्व सूचना दे दी थी। जी हाँ, सुभद्रा जी ने 2 प्रकार की रचनाएं की हैं। पहली राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत, जो कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी, तथा दूसरी घरेलू जीवन पर, जिसका उदाहरण एक आज बचपन कविता के रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की विशेषता थी कि वे जटिल विषय को भी, जी हाँ, कठिन से कठिन विषय को भी सरल भाषा में व्यक्त कर देती थी। भावों को सहजता से व्यक्त करने के लिए सही शब्द संयोजन करने में इन्हें पारंगत हासिल था। कहते हैं सन 1948 ईस्वी में एक मोटर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। आज इनकी जो रचना यानी कि मेरा प्यारा बचपन या बचपन कविता हम जो पढ़ने वाले हैं, इसमें वे अपनी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी पुत्री को खेलते देख अपने बचपन को याद करती हैं। उन्हें अपने बचपन की याद आ जाती है और वे भावुक होकर अपने बचपन की बातों को याद करने लगती हैं। आइए उनके इस सुंदर एवं भावपूर्ण कविता का आनंद उठाते हैं। कवित्री ने जीवन की सबसे अधिक प्रिय यानी कि बाल्य अवस्था के रस में अपने मन के भावों को भिगोकर सुंदर शब्दों द्वारा चित्रित किया है। बहुत ही मनमोहक मनोहारी कविता है। बिल्कुल चित्र पेंसिल से, रंगों से, ब्रश से हर कोई बना सकता है, किंतु शब्दों द्वारा चित्र चित्रित करना एक कुशल कवि या कवित्री ही कर सकते हैं, जो कि यहाँ कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। यह एक भाव प्रधान रचना है। हालांकि कवित्री ने इसे सजाने संवारने का प्रयास नहीं किया है, फिर भी कविता का कला पक्ष भावों के प्रकाशन में सहायक बना है। कविता की सादगी और प्रवाह युक्त भाषा इसकी उल्लेखनीय विशेषता है। पूरी रचना में वात्सल्य रस की सरसता साकार हो उठती है। आइए पढ़ते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की स्नेहिल रस से ओतप्रोत कविता बचपन। हमारा बचपन जीवन का सबसे अनमोल पल, जिसमें आजाद निडर होने का भाव, निष्कपटता और मासूमियत सभी बच्चों में भरी होती है, उसी को कवित्री ने यहाँ चित्रित करने का प्रयास किया है। और कवित्री कहती हैं, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना वह फिर ना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। बार बार आती है मुझको। कवित्री कहती हैं कि उन्हें अपने बचपन की मधुरिम यादें, प्यारी मीठी सहर्ष यादें बार बार आती हैं। ऐसा लगता है जैसे बचपन के जाने के बाद उनके जीवन में वे सारी हंसी खुशी मस्ती वाला समय चला गया हो। वो समय जब वे बिना किसी चिंता के खेलती और खाया करती थी,
उन्मुक्त पक्षी की तरह, स्वच्छंद पक्षी की तरह वह बिना किसी भय के घूमा करती थी। भला बचपन के उस अनुपम अतुलनीय आनंद को कैसे भूल सकते हैं। रोना और मचल जाना भी, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। आहा, कितना मनमोहक, सुंदर और सजीव दृश्य यहाँ कवित्री ने अपने शब्दों से चित्रित किया है। कवित्री कहती हैं कि वह भी अन्य मासूम बच्चों की तरह ही सहज क्रीड़ाएं किया करती थी। अपनी तुतलाती किलकारियों और किलोलों से, किलोलों यानी के बच्चों के खेल की क्रियाएं, किलकारी यानी हर्ष भरी आवाजें, वह भी अपनी तुतलाती किलकारियों और किलोलों से सारे घर आंगन के सूनेपन को भर दिया करती थी। उनका किसी बात पर रोना या मचल जाना किसी को भी खुशी प्रदान कर जाता था, बड़ा आनंदित कर जाता था। और जब उनकी आंखों में मोती जैसे मोटे मोटे आंसू ढुलकते तो मानो उन्हें मनचाही सफलता मिल जाया करती। अर्थात जिसके लिए वह जिद कर रही होती थी, वो उनके मोटे मोटे आंसुओं को देखकर उनसे प्रभावित होकर उनकी उस बात को मान लिया जाता था। और माँ और घर के अन्य सदस्य भी उनकी इस व्यवहार पर जो है मोहित हो जाते थे। जब कभी कवित्री रोने लगती तो उनकी माँ घर के सारे काम छोड़कर तुरंत आकर उन्हें गोद में भर लेती थी और उनके आंसुओं से भीगे गालों को अपने होठों से चूम चूम कर ही सुखा दिया करती थी। आपने भी घर में देखा होगा कि जब कोई छोटा बच्चा रो रहा होता है तो बेशक उससे पहले उस पर ध्यान न दिया जा रहा हो, लेकिन जब वो रोना शुरू करता है तो माँ अपना सारा काम, चाहे कितनी भी व्यस्तता है माँ को, अपना सारा कार्य छोड़कर बच्चे को भागकर गोद में उठा लेती है और उसकी क्यूटनेस को, उसकी मासूमियत से प्रभावित होकर उस पर अपना लाड प्यार लुटाने लगती है। अब फिर से कवित्री कहती हैं बचपन को, आजा बचपन एक बार फिर, आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा। यहाँ प्रश्न करती हैं कवित्री बचपन से कि क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, संताप यानी कष्ट। कवित्री कहती है आजा बचपन एक बार फिर से जो है कवित्री बचपन को बुला रही हैं, बचपन का आवाहन कर रही हैं। क्यों? क्योंकि कवित्री ने युवा अवस्था को अनेक चुनौतियों से भरा झंझट बताया है। वह अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियों, नई कामनाओं, नए लक्ष्यों की प्राप्तियों हेतु संघर्ष से विचलित है, दुखी है और विचलित होकर कहती हैं कि युवा अवस्था में बहुत झंझट है, वह परेशानियां हैं। इस अवस्था में मनुष्य के लिए सांसारिक जीवन यानी घर की जिम्मेदारियां, गृहस्थी का जो तनाव, जो वर्कलोड आपने अपनी माओ के चेहरे पर भी नोटिस किया होगा, जो मनुष्य के लिए सांसारिक जीवन है वो अनगिनत चुनौतियों और संघर्ष से भरा किसी युद्ध क्षेत्र की भांति है। युवा अवस्था में नई नई जिम्मेदारियां के आने से मन चिंतित और मस्तिष्क तनावग्रस्त रहता है। जैसे मम्मी को आपको पढ़ाना भी है, घर भी देखना है, बाकी जिम्मेदारी भी पूरी करनी है, अपना ऑफिस भी देखना है, जिससे जीवन कभी कभी
बोझ सा लगने लगता है और मन जो है व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है। आपने अक्सर अपने माँ पापा को भी झुंझलाते देखा होगा, यह भी कहते सुना होगा कि काश हमारा बचपन फिर से लौट आए। इसी प्रकार कवित्री भी अपनी अनन्य जिम्मेदारियों से, अनगिनत जिम्मेदारियों से विचलित होकर बचपन को पुकार उठती हैं और कहती हैं, ओ मेरे प्यारे बचपन, तू एक बार फिर से आ जा। मेरे चिंताओं से भरे जीवन को फिर से अपनी निर्मल शांति से भर दे। प्यारे बचपन, तू फिर से मुझे जवानी के इस थका देने वाले मार्ग पर तू मुझे वह स्वाभाविक, वह नेचुरल सुख, विश्राम प्रदान कर दे जो मन की व्याकुलता, मन के दुख, मन के कष्टों और मन में जो वेदना भरी है उसको शांत कर देता है। ऐसा विश्राम, ऐसी शांति फिर से मेरे जीवन में भर दे। कवित्री कहती है, हे बचपन, तू फिर से मेरे थके जीवन में उसी मधुरता भरी सरलता से भर दे। मेरे जीवन से सारे कलेशों को मिटा दे। बता, क्या तू मेरे जीवन में फिर से वापस आकर मेरे व्यथित और चिंतित मन के कष्टों को दूर कर पाएगा? क्या ऐसा करने में तू सफल होगा? अब जो है कवित्री ऐसा सोच ही रही थी कि किस प्रकार वो अपने बचपन को दोबारा पाए, किस प्रकार बचपन की वो मासूमियत, वो सुख, वो स्वच्छंदता, वो बिना बोझ के, बिना तनाव के जीवन जिए। इतने में क्या होता है, अचानक से मानो अकस्मात ही उन्हें कोई सरप्राइज सा मिलता है। और क्या होता है, मैं बचपन को बुला रही, मैं बचपन को यानी कवित्री, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। कुटिया यानी गृहस्थी, यहाँ पर छोटा, कुटिया यानी झोपड़ी, छोटा घर, लेकिन यहाँ पर गृहस्थी को, पारिवारिक संसार को कुटिया के रूप में कवित्री ने दर्शाया है। नंदनवन यानी स्वर्ग का अलौकिक उद्यान। हमने देखा नहीं है, कल्पना ही कर सकते हैं हम, सुना है, वेदों में, पुराणों में पढ़ने को मिलता है कि इंद्र का जो वन है उसे, इंद्र का जो उपवन है स्वर्ग में, उसे नंदन वन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ कवित्री अपने बचपन को पुनः प्राप्त कर लेती हैं। कैसे प्राप्त कर लेती हैं? जब बचपन से फिर आने का अनुरोध वो कर रही होती हैं, तभी अचानक से उनकी छोटी सी प्यारी सी बेटी उन्हें माओ कहकर पुकार उठती है। कवित्री ने जब उसे देखा तो देखती ही रह गई। पुत्री की आवाज सुनकर ऐसा लगा मानो कवित्री का घर खुशी, हर्षोल्लास और प्रसन्नता से भर गया हो। ठीक उसी प्रकार जैसे नंदनवन यानी इंद्रदेव का स्वर्ग लोक वाला बगीचा, जो फूलों के रंगों, पक्षियों की चहचहाट और सुगंधों से महक उठा रहता है। नन्ही बेटी मिट्टी खाकर आई थी, माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। अब जो प्यारी सी नन्ही सी बेटी है वो क्या करके आई थी? मिट्टी खाकर आई थी। बचपन में सभी बच्चे मिट्टी अवश्य खाते हैं, आप सबने भी खाई होगी। और आपने श्री कृष्ण के बालपन की भी कहानी सुनी होगी कि किस तरह नटखट कान्हा को जब मैया यशोदा ने मिट्टी खाते पकड़ा तो उनके यानी अपना मुंह खोलने पर मैया यशोदा को उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आया था। वही बाल क्रिया यहाँ नन्ही बिटिया भी कर रही है। वह मिट्टी खाकर आई है और कुछ मिट्टी उसके मुंह में अभी भी लगी है और हाथ में भी मिट्टी लिए हुए, जिसे वह स्नेहवश प्यार में अपनी माँ को खिलाने आई है। मिट्टी
चखने का रोमांचित आनंद उसके अंग अंग से छलक रहा है। वो खुशी जो उसे मिट्टी खाकर मिल रही है, जैसे मानो उसने दुनिया की सबसे अच्छी चीज, सबसे स्वादिष्ट चीज खा ली हो, वो उसके भावों से, उसके हाव भाव से, उसकी खुशी से झलक रहा है। नन्ही आंखों में भोला कौतूहल, कौतूहल यानी आश्चर्य, सरप्राइज, नन्ही आंखों में भोला कौतूहल छाया हुआ है और चेहरा परम सुख से लाल हो रहा है। ऐसा सुख जो जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई आर पार नहीं है, कोई छोर नहीं है, कोई अंत नहीं है। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो माँ के लिए बहुत ही स्वादिष्ट चीज लेकर आई हो। चेहरे पर गर्व के भाव थे, ठीक वैसे जैसे उसने अक्सर माँ को खुद पर स्नेह लुटाते, कुछ खिलाते महसूस किया होगा। और माँ के लिए मिट्टी लेकर आती है पूरे गर्व के साथ, जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ उसी के पास वो इतनी स्वादिष्ट मिट्टी है जो उसे इतनी पसंद आई कि उसे अपनी माँ के लिए लाना अपने स्नेह का एक प्रतीक लगा। और वो अपनी माँ को भी संबोधित करती है और उन्हें मिट्टी खाने के लिए निमंत्रण देती है। अब जैसे ही माँ पूछती है, कवित्री कहती है, मैंने पूछा यह क्या लाई? बोल उठी वह माँ, काओ। काओ कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। काओ, बच्चे जब तुतलाते हैं तो ख को क का उच्चारित करते हैं, तो यहाँ पर बच्चे का जो उच्चारण है वो है माँ खाओ। आपने बच्चों को तुतलाते हुए, छोटे बच्चों को बोलते हुए सुना होगा। कुछ शब्दों को वो शॉर्ट फॉर्म में ही बोलते हैं। तो यहाँ पर जो नन्ही बेटी है उसके शब्दों को माँ ने ज्यों का त्यों लिख दिया है। कवित्री जैसे ही पूछती है, मैंने पूछा यह क्या लाई? बोल उठी वह माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से। मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। किस तरीके से माँ बच्चे को लाड लडा रही है, उसकी क्रियाओं पर, उसकी भोली क्रीड़ाओं पर, उसके मासूम हाव भावों पर। वो कुछ स्पेशल, कुछ विशेष कोई पकवान नहीं लेकर आई है माँ के लिए, मिट्टी लेकर आई है, लेकिन जो उसके हाव भाव हैं, जिस स्नेह से वो माँ को निमंत्रण देती है। कवित्री जब पूछती है अपनी छोटी बिटिया से तोतली बोली में सुनकर कि माँ खाओ, यह सुनते ही उनका हृदय वात्सल्य से यानी ममता से, माँ के स्नेह से, प्रेम से प्रफुल्लित, बहुत खुश हो जाता है। और उसने कहा, क्या कहती है कवित्री, बिटिया तुम ही खाओ। इसी प्रकार वह स्वयं भी बच्ची बन गई और उन्हें लगा कि उनका बचपन ही उन्हें बेटी, उनके सामने जो है बेटी बनकर उनके सामने आ गया है। और वो किस तरीके से अपने बचपन को फिर से जीती हैं, क्या कहती हैं कवित्री, मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया, वह बचपन फिर से आया। और इस घटना से उत्साहित होकर वह स्वयं भी बच्ची जैसी बन गई हैं। अब वे बेटी के साथ खेलती हैं, उसी के साथ खाती हैं और तुतलाकर बोलने लगती हैं, आनंद उठाती हैं बच्चे की बोली में बोलकर। बेटी की भोली बातों और मनमोहक क्रीड़ाओं यानी जो गतिविधियां, खेल जो उनकी बेटी करती है, उन्हें देखकर वह स्वयं एक बच्ची की तरह व्यवहार करने लगती हैं। आपने कई बार घर में भी देखा होगा कि जब घर में छोटा बच्चा होता है तो आप स्वयं भी और बड़े भी बच्चे की तरह ही बोलने का प्रयास करते हैं। कवित्री को लगता है कि वह जिस बचपन को वर्षों से खोज रही थी, जिसके लिए इतनी दुखी थी, व्यथित थी, उसे अब उस बचपन को
उन्होंने अपनी बेटी के रूप में पा लिया है। यानी जो बचपन उन्हें छोड़कर भाग गया था, वह बचपन फिर से लौट आया है और उनकी प्यारी सी नन्ही सी बेटी के साथ उनकी अटखेलियों में मिलजुल कर घुलने मिलने की प्रक्रिया को वो आज बहुत अच्छे से जी रही हैं। इस कविता के अनुसार कवित्री अब नहीं है, लेकिन जिस समय उन्होंने ये कविता लिखी, अपने वैवाहिक जीवन में अपनी दैनिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए, उस समय के ये भाव हैं। सो ये था कविता का भाव। आशा है आप सभी को समझ आ गया होगा। धन्यवाद।